हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक पाठशाला पे एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हम अभी यूनिट फर्स्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े और क्लासिफिकेशंस ऑफ पीरियोडिक टेबल देखे, और यहाँ पे जो आपका आज लेक्चर स्टार्ट होगा वो केमिकल बॉन्डिंग के नाम से है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है केमिकल बॉन्डिंग, माने हम बोल सकते हैं कि रासायनिक बंधन किस तरीके से, एक तरह से बॉन्ड करने का मतलब कि कैसे एक जो केमिकल है किसी दूसरी केमिकल से कैसे माने जुड़ता है, किस तरीके से एक एटम दूसरे एटम से मर्ज करके या माने कंबाइंड होके किस तरीके से कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो आपका ये जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, लास्ट चैप्टर में आपने क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल देखा, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ किस तरीके से पीरियोडिक टेबल बनाया गया, उसमें एलिमेंट को किस आधार पर रखा गया, और जो है माने अगर टॉप टू बॉटम या फिर लेफ्ट टू राइट क्या क्या जो है उसमें पीरियोडिसिटी रही, माने क्या क्या उसके बेसिक फंक्शंस रहे, वो सारी चीजें आपने उस चैप्टर में देखा। ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ही नया है, माने आप इसमें जानेंगे कि किस तरीके से एक केमिकल को दूसरे केमिकल से बॉन्ड मेक करना है या फिर बनाना है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को, केमिकल बॉन्डिंग को। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअल में होता क्या है। हाँ, तो केमिकल बॉन्डिंग को जानने के लिए बहुत आसान सा माने थ्योरी ये है कि जैसे आप जानते हो कि जो हमारा नोबेल गैस है माने अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस में वो तत्व कौन कौन से आते हैं, तो आप जानते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो हीलियम, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये सब जो आपके जो मैं एलिमेंट्स के नाम ले रहा हूं, ये एक्चुअल में इनर्ट गैस के नाम से या फिर नोबेल गैस या फिर जीरो ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं। और आपको ये पता है कि जब इनके हम अभी लास्ट क्लासेस या पिछले क्लासेस में जब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखा, तो इसमें देखा था कि जो ये नोबेल गैसेस होते हैं इनके बाहरी कोष माने जो आउटर मोस्टर सेल या फिर हम बोल सकते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो कंप्लीटली फुलफिल होते हैं, माने पूरी तरीके से भरे होते हैं। माने ये जो है माने ज्यादातर जो आपके नोबेल गैस हैं वो कंपाउंड या फिर हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो माने आप अभी देखोगे आगे जेनॉन के कुछ कंपाउंड होते हैं, तो वो तो आपकी बात आएगी। लेकिन बेसिकली जब आपने इन नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो ये पाया कि जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे तो इनके जो लास्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन थे वो कंप्लीटली भरे हुए थे। तो जब भरे हुए थे तो इस वजह से ये जो है किसी अदर एटम से ज्वाइंट नहीं होते थे, क्योंकि जो माने वही व्यक्ति जो है कहीं बाहर अर्निंग के लिए जाता है, जिसको जो है क्या होती है, अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। सभी लोग जानते हैं कि जैसे हम बात करें कि सभी लोग जो है किसी नीड के लिए ही, किसी आवश्यकता के लिए ही जो है कुछ वर्क करते हैं। हाँ? तो जैसे कोई भी एक सपोज दैट लेबर है जो अपने परिवार का रोजमर्रा चलाने के लिए क्या करता है कि कुछ अर्निंग के लिए वो बाहर जाता है, तो वो अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ऐसा काम करता है। तो उसी तरीके से इन तत्वों में भी माने हीलियम जो गैस के एलिमेंट है, या हम बोल सकते हैं कि जो इनर्ट गैस, हीलियम मैंने बोल दिया, हीलियम गैस, या इसको ऐसे ना जान के आप इस तरीके से बताओ, जो आपका माने नोबेल गैस या फिर इनर्ट गैस है, उन्हीं गैस के जो तत्व हैं उन्हीं गैसों के तरह जो है सारे जो तत्व हैं वो बिहेव करना चाहते हैं, क्योंकि जो आपका नोबेल गैस है वो पूरी तरीके से क्या है, वो स्टेबल। तो अगर जो है जब जिस तरीके से हम कहें कि अगर कोई पर्सन है जब स्टेबल हो गया तो उसको जो है किसी माने चीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो अपना सारा कुछ उसमें मैनेज करता है। तो उसी तरीके से जो आपके अदर एलिमेंट हैं वो नोबेल गैस की तरह बनने का प्रयास करते हैं। तो इसी का हम जो है बेसिकली पार्ट देखेंगे, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा केमिकल बॉन्डिंग में, वो क्या है वो यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम। एटम्स के थ्रू माने जब आपके परमाणु जुड़ते हैं, माने परमाणु के संयोग से ही, परमाणु को जोड़ने से ही आपका क्या बनता है, अणु बनता है। परमाणु माने परमाणुओं के जुड़ाव से क्या बनता है, अणु बनता है। तो यही आपने लिखा कि मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशंस ऑफ, तो देखिए ये आपने लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मींस ये स्क्रीन जो है थोड़ा सा आपका,
कैसे होगा? हम्म। तो इंट्रोडक्शंस में हम ये अभी आपको बता रहे थे कि कैसे जो है आपके माने मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। तो मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम, मींस एटम जब आपके परमाणु के जो संयोग होंगे, जब परमाणु आपके क्या होंगे, जुटेंगे, तो फिर क्या बनेंगे, अणु बनेंगे। अब आपको ये बोला जा रहा है कि व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, when atoms combines to form molecules they are held together by a force of attraction। माने जो आपका परमाणु, एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु से जुड़ रहा है तो वो किसी ना किसी फोर्स के थ्रू जुड़ रहा है, तो उसको आप जो है उस फोर्स को क्या नाम दे रहे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको यहां पे ये बताया जा रहा है कि दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। माने जिस फोर्स की वजह से माने ये परमाणु आपके जुट रहे हैं, उस फोर्स को, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल्स में आप ये बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, जैसे लेट सपोज दैट जो आपका N2 मॉलिक्यूल्स है, ये जब दो नाइट्रोजन एटम, माने एक नाइट्रोजन और एक दूसरा नाइट्रोजन, जब आपस में केमिकली कंबाइंड हुए होंगे तो नाइट्रोजन इज मेड अप ऑफ जो है टू नाइट्रोजन एटम। मैंने आपसे बोला था कि जब दो नाइट्रोजन एटम आपके केमिकली कंबाइंड होंगे, माने एक साथ जुड़ेंगे, तो फिर N2 मॉलिक्यूल्स बनेगा। तो आपको यह बोला जा रहा है दीज एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ केमिकल बॉन्ड, तो देयरफॉर द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स हैज लेस एनर्जी एंड हेंस इज मोर स्टेबल देन एटम। माने ये कहा जा रहा है कि जो आपका N2 होगा वो नाइट्रोजन एटम से क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, क्योंकि वो जो है आपका कंबाइंड स्टेट बने स्टेबल स्टेट में है, और जो सिंपल एक नाइट्रोजन एटम हो वो आपका स्टेबल में रही है। तो यही आपने लिखा हुआ है कि क्या बताया हुआ है कि देयरफॉर द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल हैज लेस एनर्जी एंड हेंस इज मोर स्टेबल देन क्या, एटम। माने मॉलिक्यूल्स आपके स्टेबल होते हैं किससे, एटम से। अब फिर यहां पे क्या बोलोगे कि दस N2 मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन क्या, नाइट्रोजन एटम। अब यहां पे फिर क्या बात कर रहे हैं, नाउ दिस क्वेश्चन एराइज, माने अब जो है ये क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि हाउ, हाउ दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, माने किस तरीके से ये बॉन्ड का बनना, या फिर ये बॉन्ड कैसे आपके बनते हैं या फॉर्म होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि इनफैक्ट फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। माने ये जो है जो बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था कि सारा जो है जो खेल है वो किस पे है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड है। तो ये जो है आपने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट वी शुड फर्स्ट नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, क्या बोल सकते हैं, इनर्टनेस ऑफ नोबेल गैसेस। तो कुछ नोबेल गैसेस के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके थ्रू हम इस चीज को देख पाएंगे। अभी यहां पे देखते हैं, कहा जा रहा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिकल बॉन्डिंग के, माने वो बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या क्या है जिनको हम ये जानेंगे कि कैसे जो है माने बेसिक कॉन्सेप्ट आपके केमिकल बॉन्डिंग में फॉर्म होंगे। तो आपसे बोला जा रहा है नोबेल गैसेस डू नॉट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। माने जो नोबेल गैस है, मैंने आपको बोला था कि जो चीजों में जो स्टेबल है वो बाहर क्यों जाएगा, अगर जो व्यक्ति माने यहाँ अच्छे से अपने माने एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने आसपास में अच्छा अर्निंग कर ले, तो उसको बाहर के लिए जाने की क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जब वो स्टेबल है यही। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि नोबेल गैस के जब आउटर मोस्टर सेल के इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली भरे हुए हैं, तो फिर वो क्यों किसी से दूसरे से जाएगा क्या करने, मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि नोबेल गैस डू नॉट कंबाइन टू फॉर्म जो है क्या, मॉलिक्यूल्स। हाउ, तो अब यहां पे बोला जा रहा है कि द एलिमेंट्स विच कंसिस्टेंट्स ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स, माने पीरियोडिक टेबल्स के अंतर्गत जो आपके 18 ग्रुप्स के तत्व हैं उसी को नोबेल गैस के नाम से जानते हैं, आर कॉल्ड नोबेल गैस। दीज आर, वो गैस कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको आगे पहले ही बताया था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड क्या, रेडॉन। देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इज गिवन इन टेबल, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनके वो आपको यहाँ पे टेबल में दे रखे हैं। तो देखिए क्या है कि ये आपसे बोला जा रहा है, इट इज क्लियर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ नोबेल गैसेस दैट दे हैव जो है 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इन आउटर मोस्ट सेल, एक्सेप्ट हीलियम हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम्स का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो यहाँ पे अभी आप देखोगे कि उसके केवल जो है 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होने से ही जो है उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली फुलफिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है जब आप ये उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबके लिखोगे तो यहाँ पे वो चीजें आपको बताई जाएंगी। ये हम्म
देखिए यहाँ पे ये बोला इट इज क्लियर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ नोबल गैस दैट दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्टर सेल एक्सेप्ट हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉनिक या 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स जो है लास्ट ऑर्बिट। तो दिस शोज दैट द नोबल गैस हैव देयर ऑक्टेट्स कंप्लीटली वेयर एज हीलियम हैज इट्स डुबलेट कंप्लीटली। अब यहाँ पे आपको पता है कि देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ देयर एटम, माने ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ही बेसिस पे किसी भी क्या बोल रहे हैं आप, माने किसी भी एटम की जो स्टेबिलिटी है वो उसके आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। तो आपने यही बोला कि देयर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ देयर एटम। तो आप फिर यहां पे क्या बोल रहे हो कि ड्यू टू द कंप्लीटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट ऑर्बिट दीज एलिमेंट्स डू नॉट अंडरगोज केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड आर कॉल्ड जो है इनर्ट आर नोबल गैसेस। तो 10 नोबल गैसेस एग्जिस्ट ऑफ मोनोएटॉमिक्स, माने ये जो है किस फॉर्म में होते हैं, मोनोएटॉमिक्स फॉर्म, देयर एटम्स डू नॉट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। इस वजह से इनके जो है इन कंपाउंड के जो है इन माने एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंपाउंड या फिर हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स नहीं फॉर्म करते हैं, और ये मोनोएटॉमिक से होते हैं। जैसे कैसे आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे देखिए ये आपसे बोला जा रहा है कि जो रासायनिक बंधन है या फिर उसका जो कारण है, ये हम कह सकते हैं कि निष्क्रिय गैस संयोग कर अणु नहीं बनाते। मतलब यही कहा जा रहा है कि जो आपके निष्क्रिय गैस माने अक्रिय गैस हैं वो संयोग कर जो है आपके क्या माने मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते। वो भी मैंने इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन किया, इसको थोड़ा सा हिंदी में हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आवर्त तालिका माने जो आपकी आवर्त सारणी है कि वर्ग 18 के तत्व जो है निष्क्रिय गैस होते हैं, इनके परमाणु परस्पर संयोग कर क्या करते हैं, अणु नहीं बनाते हैं, जो है ये माने क्या मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते हैं। अतः निष्क्रिय गैस मोनो परमाणु की अवस्था में रहती है, माने ये जो है मोनोएटॉमिसिटी में रहती है। अब यहाँ के कहा जाता है कि इनके परमाणु अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ भी संयोग कर अणु नहीं बनाते, माने इनके जो परमाणु होते हैं, माने इनके जो एटम होते हैं वो किसी दूसरे माने क्या बोल सकते हैं तत्वों के परमाणुओं के साथ भी संयोग करके अणु जो है मॉलिक्यूल्स बल्कि नहीं बनाते हैं। इसके कारण जो है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इन गैसों के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात इनके अष्टक पूर्ण होते हैं, जबकि हीलियम का डुबलेट कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से ये बात जो है आपको बताई गई। फिर आप यहाँ पे जो है ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे हीलियम, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अगर लिखना है तो आप लिखते हो, जैसे आपको पता है कि 4 टाइप के ऑर्बिट होते हैं या फिर 4 टाइप के सेल होते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल और क्या एन सेल। आपको ये पहले बताया गया है कि के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एम सेल में 18 या फिर आप जो है बोलते हो कि 8 पहले भरते हो फिर 18 जो है, और यहाँ पे क्या है 32। तो इस तरीके की बात यहाँ पे आपको बताई जा रही है। तो अगर हीलियम का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और यहाँ पे जो है ये कंप्लीटली 2। तब जो है के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए। तो इस वजह से आप बोल रहे हैं कि हीलियम जो है अपनी स्टेबिलिटी डुबलेट पे कंप्लीट कर रही है। फिर उसी तरीके से बाद हीलियम के बाद हम बात करते हैं नियॉन की। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सत्व है 2 और 8। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसके भी जो लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो भी कंप्लीटली क्या है भरे हुए हैं। तो हीलियम, नियॉन और क्या फिर आपका आर्गन, जो कि 18 के नाम से 18 इसके एटॉमिक नंबर होते हैं, तो 2, 8 और क्या 8, तो ये भी कंप्लीट भरे हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो भी ये माने 18 ग्रुप के जो तत्व हैं वो कंप्लीटली उनके जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जितने चाहिए उतने जो है यहाँ पे क्या है उपस्थित है। इस वजह से ये जो है क्या अणु नहीं बनाते हैं। तो इस पे जो है चर्चा की गई। फिर यहाँ पे आप बात करोगे कि दूसरी बात कही जा रही है कि एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, माने ये कहा जा रहा है कि एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, माने किस तरीके से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो अब कहा जा रहा है कि द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन जो है क्या नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। माने ये कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, तो उसके लिए ये हम कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ एटम्स, देखिए ये मैंने बोला कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर क्या आउटर मोस्ट सेल या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। बात समझ में। तो अब यहां पे आप क्या बोलोगे कि द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लास्ट सेल्स आर कॉल्ड जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप लास्ट सेल को ही क्या बोलते हैं भाई बैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट सेल के नाम से जानते हैं।
अब ये कह रहे हैं कि सिंस द बैलेंस सेल, या वही आउटर मोस्ट सेल, तो यही आप बता रहे हो, सिंस द बैलेंस सेल ऑफ द नोबेल गैस ऑफ ग्रुप 18 हैव देयर ऑक्टेट या फिर डुबलेट कंप्लीट, मतलब नोबेल गैस के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जो उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कंप्लीट होते हैं। अब यहां पे फिर आपसे क्या बोला जा रहा है कि दे डू नॉट, आपसे बोला जा रहा है कंबाइन विथ, माने वो कभी भी कंबाइन नहीं करते, दे डू नॉट कंबाइन विथ अदर एटम टू फॉर्म जो है मॉलिक्यूल्स। अब यहां पे फिर क्या आप समझोगे, तो बट द एटम ऑफ द एलिमेंट अदर देन नोबेल गैस, माने जब अदर देन जो एलिमेंट है, माने नोबेल गैस के अलावा, जो माने पीरियोडिक टेबल में तो 118 तत्व है ना, तो उसके जो अलावा, नोबेल गैस के जो अलावा तत्व है, उन सबके जो है आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। तो उनके बाहरी कोश में, उनके जो है जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, वो कुछ ना कुछ माने कंप्लीट नहीं भरे होंगे, उसमें जो है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वही इलेक्ट्रॉन या तो लॉस करेंगे, या फिर गेन करेंगे, या फिर शेयर करके जो है क्या करेंगे, बंद बनाएंगे। तो ये हम रीड करते हैं और आप इस चीज को समझेंगे। तो आप यही बोल रहे हैं कि बट द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स अदर देन नोबेल गैसेस डू नॉट हैव देयर ऑक्टेट कंप्लीट, माने उनके जो है नोबेल गैस के अलावा जो तत्व हैं, उन सभी तत्वों के जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं। फिर आपसे क्या बोला जा रहा है, दे कंप्लीट द ऑक्टेट या 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट सेल एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच कंप्लीट्स, हम क्या बोल रख सकते हैं, इज डुबलेट। और यहां पे बोला जा रहा है बाय लॉसिंग, अभी जस्ट मैंने बोला गेनिंग या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉन्सिक्वेंटली द एटम्स ऑफ, मैंने क्या बोला, एलिमेंट्स अदर देन द नोबेल गैस हैव a tendency to attain the stable configurations of the nearest noble gas. This is causes why atoms combine to form जो है क्या, molecules। माने यही कारण है कि जिसकी वजह से माने जो अदर एटम है वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब यहाँ पे जो आपका केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, वो किस तरीके से आप यहाँ पे जानोगे या फिर सीखोगे। तो देखिए सब कुछ मिला के यही बात है कि मैंने जब नोबेल गैस के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली भरे हुए थे, तो वो जो है आप माने मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते हैं। और जो नोबेल गैस के अलावा जो तत्व हैं, उनके जो है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली माने भरे नहीं होते हैं। और कोई भी माने एटम है, वो जो है जो या तो माने दो तत्व ऐसे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, जो अपनी स्टेबिलिटी डुबलेट, माने उसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने से ही वो अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन कर लेते हैं। और दुनिया के जितने एलिमेंट है वो अपनी स्टेबिलिटी ऑक्टेट पे कंप्लीट करते हैं, माने उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो नोबेल गैस के अलावा जो तत्व हैं, उनके बाहरी कोश में या फिर लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं, किसी अदर एटम के साथ जुट के, या फिर जुट के किस तरीके से, लॉस करके या फिर गेन करके या फिर शेयर करके एक साथ जुड़ते हैं, बंद बनाते हैं, और जो है वहां से आपके केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत होती है। तो अब यहाँ पे आपसे यही बोला जा रहा है कि केमिकल बॉन्डिंग, माने ये कहा जा रहा है कि बेस्ड अपॉन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो केमिकल बॉन्डिंग है वो किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द एलिमेंट्स पे। कोसल एंड लुइस इन 1916, माने 1916 में पुट फॉरवर्ड द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ द वैलेंसी। अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर द बॉन्ड इज, क्या मैंने बोला, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड जो है केमिकल बॉन्डिंग। माने यही कहा गया अभी जस्ट आपने, कोसल और लुइस ने एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसके थ्रू जो है ये हम बोल सकते हैं कि आप एटम को किस तरीके से जोड़ के क्या कर सकते हैं, माने बॉन्ड बना सकते हैं। अब ये जो है अभी यही माने हमने जो अभी आपको इंग्लिश में बताया, उसका ये हिंदी है, इसको आप देख लोगे। तो अभी आपको हमने यही बोला कि परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन माने कौशल तथा लुइस ने सन 1916 में किया था। किसी तत्व का परमाणु अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, अर्थात अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं, वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। बात समझ रहे हो, वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता, बैलेंसी। एक टर्म अभी आएगा, यहाँ पे आप सीखोगे कि बैलेंसी होता क्या है। संयोजकता माने बैलेंसी। तो बैलेंसी माने कोई भी तत्व जो क्या करता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस किए, गेन किए या फिर शेयर किए, वही उस तत्व का क्या कहलाता है, बैलेंसी कहलाता है। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि मैंने आपसे ये बोला कि जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते अथवा ग्रहण करते हैं वो उस तत्व का बैलेंसी कहलाता है। हाइड्रोजन परमाणु अस्थायी अवस्था के लिए बाह्य कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन क्या करती है, पूरी करती है। अब यहाँ पे फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो आपका टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है, या फिर माने कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, उसको हम जानेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो भी बातें अभी आपसे कही जा रही है कि माने कैसे आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट हुआ, मैंने आपको बताया था कि किसी भी तत्व का कौन सा हिस्सा माने रिएक्ट करने जानता है, बॉन्ड बनाने जाता है। तो जो
एलिमेंट का बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही पार्ट जो है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। आप समझ, जैसे मान लीजिए अभी आप नाइट्रोजन की बात कर रहे थे, नाइट्रोजन अब जो है इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो ये 2 और 5, तो इसका जो है माने बाहरी कोश में ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। अब जो है ये क्या करेगा कि यही नाइट्रोजन जो है क्या करते हैं, एक दूसरे से मर्ज करके बॉन्ड बनाते हैं। अब जो है उसमें बॉन्डिंग की बात आती है, तो अभी आप बॉन्ड पढ़ोगे तो बॉन्ड 3 टाइप के, माने बेसिकली आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में कुछ जानोगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे सिंपली अगर हम बॉन्ड की बात करें तो अभी जो है इसमें माने कई सारे कॉन्सेप्ट आए, लुईस सिंबल आया, हाँ, तो उसमें जो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की कॉन्सेप्ट आएगी। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जो है ये स्टेबल नहीं है, इसको कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और कहीं से मिल जाता तो ये जो है अपने लास्ट सेल में डुप्लेट कंप्लीट कर लेता। तो एक सेम टाइप के जो है हाइड्रोजन को पकड़ के लाता है और ये जो है क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये इसको दे दिया, तो ये जो है इस तरीके से लुईस स्ट्रक्चर्स में आप बता रहे हो। और यहाँ पे फिर जो है यही जो आपका ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, माने ये 2 इलेक्ट्रॉन, यही ये डॉट जो होता है ये मतलब इस होता है, माने इसको आप इस तरीके से बता सकते हो। आप समझ में, ये 2 डॉट का मतलब होता है एक सिंगल बॉन्ड, ठीक ना। तो ये जो है आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन माने H2, इसको आप क्या लिख सकते हो, यही जो है आपका बन गया H2। आ रहा बात समझ में, ये H2 हो गया। फिर आप जो है इसी तरीके से ये आपका H2 के लिए हुआ। फिर यहाँ पे मान लीजिए O2 की बात करें, हाँ, तो एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो है आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2 और 6, 2 और कितना 6। तो आप क्या बताओगे, जैसे आपको लिखना हो तो 2 to 4 एंड क्या 2 6। फिर यहाँ पे एक दूसरा ऑक्सीजन ले लो, अब इसमें जो है इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये कहेगा कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन आप शिफ्ट कर दो, ये इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए और ये के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। और जो है फिर इसको जो है माने आप बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, तो ये इस तरीके से आपका जो है, ठीक है, ये O2 बन गया। अब इसी तरीके से हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड की, हाँ, तो N2 कैसे बनेगा, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, कितने अब देखिए ये जो है यहां से आपने इसको मर्ज कर दिया और ये फिर इसको यहां से इसको मर्ज कर दिया, तो अब जो है इनके बीच में क्या हो गया, एक नाइट्रोजन, एक जो है देखिए ये मतलब आप जान रहे हैं ना, इसका मतलब माने एक सिंगल बॉन्ड 2 3, तो ये ट्रिपल बॉन्ड इसमें आ गया। इस तरीके से ये आपका जो है N3 बन गया, N2, ठीक ना। तो ये जो है माने किस तरीके से आप जो है यहाँ पे मर्जिंग कर रहे हैं, वो चीजें यहाँ पे क्या कर रहे हो, सीख रहे हो। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यही जो है अभी जो मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पे दिख रहा है कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, हाँ, माने कितने टाइप्स के जो है केमिकल बॉन्डिंग होते हैं एक्चुअल में या बनते हैं, उस चीज को हम यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए, चलिए देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो ये जो केमिकल बॉन्डिंग है वो किस तरीके से फॉर्म होगा, तो एटम्स कैन एक्वायर, माने हमने क्या बोला कि एटम्स कैन एक्वायर इनर्ट गैसेस कॉन्फ़िगरेशन आइदर बाय ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, दीज आर, मैंने अभी आपको बताया ना केमिकल बॉन्डिंग्स का मतलब आप ये बता रहे थे कि एक्चुअल में हम बता रहे हैं कि जो केमिकल बॉन्ड्स है वो आपके कितने टाइप के हैं। केमिकल बॉन्ड आपके जो है 3 टाइप्स के हैं, एक आयनिक बॉन्ड, दूसरा आप जो है क्या बोल रहे हो कोवैलेंट बॉन्ड, और फिर तीसरा क्या बोल रहे हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अभी जो है जो माने केमिकल बॉन्डिंग में हमने आपको चीजें बताया कि इट इज डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्स विच हेल्ड्स द वेरियस केमिकल कंसिस्टेंट एटम्स, आयंस या एक्सेट्रा, जिसको आपने अभी बोला, तो टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज, लाइक एज अ बॉन्ड फॉर्म्स टू गेट जो है स्टेबिलिटी, जिससे जो है वो अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन की हुई है, जिसके बेसिस पे आप ये बता रहे हो कि बने वो बॉन्ड आपके बना रहे हैं। तो अब जो है यहाँ पे मैंने लुईस का कॉन्सेप्ट हमने बोला, हाँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बेसिस पे यहाँ पे अभी कुछ चीजें मैंने स्ट्रक्चर के थ्रू बताया। तो अब यहाँ पे ये बोल रहे हो कि आप एटम्स कैन एक्वायर इनर्ट गैस, माने सभी एटम जो है किसकी व्यवहार करना चाह रहे हैं, नोबेल गैस की तरह बिहेव करना चाह रहे हैं। जैसे मान लो कि सभी व्यक्ति जो है माने क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जो है माने किस वजह से जो है इफर्ट करता है, तो वो स्टेबल होने के लिए, उसके पास एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हाँ, सभी लोग चाहते हैं कि उसके पास जो है माने एक अच्छा जो है प्रॉपर्टी हो, हाँ। तो उसी तरीके से जो
अदर एलिमेंट है नोबेल गैस के, वो सब किसकी तरह बिहेव करना चाह रहे हैं, माने स्टेबल होने के लिए, माने एक तरीके से किसके, नोबेल गैस की तरह बिहेव करने के लिए। तो नोबेल गैस की तरह बिहेव करने के लिए जो है या तो वो फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करके, या फिर एक दूसरे से शेयर करके, लोन करके। हाँ, बात समझ रहे हो। तो इस तरीके से जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो यही हम आपसे बोले कि एटम्स कैन एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशंस आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर जो है बोला जा रहा है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, दीज आर, कौन कौन सा, एक आयनिक या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा जो है आप यहां पे बोलोगे, दूसरा आपसे बोला जा रहा है कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा जो बॉन्ड आपको यहां बताया जा रहा है वो है आपके पास कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये 3 टाइप के जो है जो बॉन्ड आपको यहां पे बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को देखते हैं। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू लॉस, माने जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो या तो इलेक्ट्रॉनों को अपने आउटर मोस्टर सेल के इलेक्ट्रॉनों को लॉस करके या फिर गेन करके जो माने क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो देखिए बोला जा रहा है इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू लॉस और गेन, या फिर हम बोल सकते हैं कि ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन किसके थ्रू, बिटवीन 2 एटम्स कंबाइनिंग एटम। तो वो जो है आपका आयनिक बॉन्ड बनाएगा। और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने जितना दिया उतना वापस उससे लिया, बात समझ रहे हो, तो उसको कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानोगे। इट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, तो वो क्या बनाएगा, आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। और फिर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा कि इसमें जो है एक एक्सेप्टर की तरह और एक जो है डोनर की तरह बिहेव करेगा, तो वहां पे जो माने बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जाना जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रोवाइडिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय 1 एटम्स ओनली फॉर, जो है क्या बोला जा रहा है, ओनली फॉर शेयरिंग, केवल जो है शेयरिंग किया जाए, फिर वो उससे म्यूचुअल शेयरिंग ना किया जाए। तो उस टाइप के बॉन्ड से जो है क्या बनेगा, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। जैसे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि NH4+, इस तरीके से। तो अब मान लो ये जो है आपका है, तो अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्टर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये नाइट्रोजन हमने लिया और यहां पे हमने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और यहां पे 3 हाइड्रोजन, और यहां पे एक ऐसे H+ लिख दिया, बात समझ रहे हो। तो अब यहां पे क्या बताओगे, यहां दिख रहा है कि ये जो है इसको एक दे दिया, ये स्टेबल हो गया, इसको एक मिल गया, ये स्टेबल हो गया, इसको एक दे दिया, ये स्टेबल हो गया। आ रहा बात समझ में। अब तो ये जो है क्या करेगा, ये जो है दोनों माने 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, पूरी तरह से केवल इसको ट्रांसफर कर देगा, जो ये दिखा रहा है। तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हो कि ये जो है माने H H H और यहां पे ऐसा दिखता हुआ, प्रोटॉन, तो ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहां पे यही आपसे बोला जा रहा है कि मैंने आपसे बोला कि जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए किसके थ्रू, माने यहां पे आप देख रहे हैं कि इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रोवाइडिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 1 एटम्स ओनली फॉर, जो है क्या, शेयरिंग। तो उसको जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आपका दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन माने आयन को जो है क्या किया, H+ को दे दिया, माने प्रोटॉन को शिफ्ट कर दिया, केवल जो है केवल क्या कर दिया, इसको प्रोवाइड किया, माने शेयर किया है, उससे रिटर्न नहीं लिया हो। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, हम कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानेंगे। तो यही कहा जा रहा है कि रासायनिक बंध के प्रकार, रासायनिक बंध के बेसिकली 3 प्रकार हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो कि माने हम कह सकते हैं कि तत्वों के परमाणुओं का परस्पर संयोग 3 प्रकार के बंध द्वारा होता है। वैद्युत संयोजक बंध, इसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर या फिर लेकर आयनिक बंध बनाता है। फिर मैंने आपसे बोला था कि जो सहसंयोजी बंध होगा, कोवैलेंट बॉन्ड का हिंदी होता है सहसंयोजी बंध, इसमें 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होकर बंध बनता है। और फिर आप यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बताओगे, तो यहाँ पे देखिए उप सहसंयोजी बंध होता है, इसमें 2 परमाणुओं के बीच एक ही परमाणु के स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युग्म, माने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे आपने देखा था नाइट्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने शिफ्ट किया हुआ था, ये केवल वही ट्रांसफर हुआ था। तो आपने ये बोला था कि इसमें 2 परमाणुओं के बीच एक ही परमाणु के स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कहा जा रहा है कि साझेदारी द्वारा बंध निर्माण होता है। इनके अतिरिक्त धातुओं में
धात्विक बंध तथा सभी अणुओं में वांडरवाल बल भी, वांडरवाल फोर्स जो है अभी आगे आपके आएगा वो समझाएंगे, वांडरवाल फोर्स भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इसको बता सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका नया पार्ट स्टार्ट होगा, माने जो तीनों पार्ट्स आपने पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वो जो है इस तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट में आएगा। तो उसको आप यहाँ पे क्या करोगे, एक एक करके सीखोगे और यहाँ पे जानोगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड या फिर किसकी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की। तो देखते हैं कि अभी जस्ट आपने देखा था कि अकॉर्डिंग टू द कोसेल, अकॉर्डिंग टू द कोसेल थ्योरी, एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन कॉम्बिनेशंस atoms acquire noble gas configurations by loss, किसके थ्रू, by loss or gain of electron. Thus an ionic bond involves the, हम बोल सकते हैं, transference of electrons from one atom to the other. For examples, अब जो है formations of sodium chloride, अब जो है इसमें क्या होगा, किस तरीके से सोडियम क्लोराइड में जो है आप ये बोल रहे हो कि आयनिक बंध जो है वो होते हैं या फिर वैद्युत संयोजी बंध वो होते हैं कि जिनको आप इस तरीके से बताओगे, देखिए इस बंध में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक परमाणु से दूसरे परमाणु को जाता है, ठीक ना, और दोनों संयोगी अपने अष्टक पूर्ण करके आदर्श अवस्था रूप में क्या हो जाते हैं, परमाणु हो जाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड का क्या है, सिंपली बनना। तो अब यहाँ पे ये जो माने चीज आप बता रहे हो वो कैसे डिफाइन करोगे। तो अब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड माने कैसे फॉर्म होगा या फिर कैसे बनेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, so the formations of NaCl molecules, Na atoms transfers one electron to chlorine atom. तो thus there is, मैंने क्या बोला कि transference of one electron from Na to Cl atoms and both these atoms acquire stable configuration, electronic configurations of the nearest noble gases. तो अब यहाँ पे इस चीज को कैसे बताओगे, तो यहाँ क्या है कि जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि ये आपका Na है, ये आपने सोडियम लिया हुआ है। तो सोडियम जब लिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपसे कह दूं लिखने को तो 281 होगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होगा। तो अब यहां पे आप क्या करोगे कि सपोज दैट कि ये सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, अब देखो यहां पे इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन इसको होते कि ये सोडियम जो है स्टेबल रहता। तो आपको हमने बोला था कि सोडियम के आउटर मोस्टर सेल में या बैलेंस इलेक्ट्रॉन, माने जो बाहरी कोश में तत्व होते हैं उसी को हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्टर सेल या फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। इसको थोड़ा सा समझिए, जल्दीबाजी हम थोड़ा कर दे रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। पहले मैंने कहा कि सोडियम है 281 आपने लिखा। तो अगर मैं कहूं कि सोडियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो आप कहोगे सर 1। तो सोडियम जो है क्या चाहेगा, सोडियम चाहता कि 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाते तो स्टेबल हो जाता, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं। तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। सपोज दैट सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो जैसे ही लॉस करेगा इस पे क्या आ जाएगा, Na+। तो अब जो है इस पे Na+ आ गया। अब फिर हम बात करते हैं क्लोरीन की। किसकी बात करते हैं, क्लोरीन की। इसका होता है 17। तो 287। अब हम कहें कि क्लोरीन के आउटर मोस्टर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो कहोगे सर आप 7। इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, 7। तो अब जो है इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको कहीं से मिल जाए तो क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा। तो यही जो है जो आपका Na का एक इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन, माने इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि Na+ था, माने ये जो है आप यहाँ पे ये ऐसे बता दो कि ये मान लीजिए Na का एक इलेक्ट्रॉन है और Cl के आउटर मोस्टर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 1 7। तो ये जो है क्या करेंगे, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, माने अपना लॉस करके दे देगा और ये क्या कर लेगा, उसको गेन कर लेगा। तो यहाँ पे जो है क्या हुआ, लॉस हुआ, और ये पे जो है क्या हुआ, गेन हुआ। इस तरीके से ये जो है आपस में मिलके क्या बना लेंगे, Na+ और ये जो है Cl-। जो लॉस करता है, जितना इलेक्ट्रॉन वो लॉस करता है, जितना इलेक्ट्रॉन वो त्यागता है उस पर उतने ही चार्ज आते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक ना। तो ये जो है उस पर क्या हो गया, Na+। और जितना कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन माने ग्रहण करता है, माने लेता है,
उतना उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया हो तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज। तो इस वजह से कुल मिला के ये जो है ऐसे आप न्यूट्रल कंडीशंस में Na माने एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो इस वजह से इस तरीके से आप इसको NaCl के टर्म में लिखते हो। आ रहा बात समझ में? तो अभी आपने आयनिक बॉन्ड को बताया भी था कि क्या बताया, आयनिक बॉन्ड में तो आपने यही बोला ना कि क्या आपने बोला कि जो है जस्ट बोला जा रहा है कि बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिपीट कर रहा हूं मैं, एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन कंबाइनिंग टू एटम्स, व्हेन कंबाइनिंग एटम एक्वायर जो है किसके थ्रू, नोबेल गैस कॉन्फिगरेशंस बाय किसके, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दस द आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व जो है ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू क्या अदर एटम। तो ये जो है अभी हमने NaCl का जो फॉर्मेशन ऑफ NaCl है वो किस तरीके से फॉर्म हो रहा है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो ड्यू टू लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन्स बाय सोडियम इट बिकम्स जो है पॉजिटिवली चार्ज, माने सोडियम ने क्या किया, लॉस किया तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज आ गए। तो Na प्लस इज क्या, केटायन, माने ये जो है जिसपे पॉजिटिव चार्ज आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, केटायन, जिसको हम धनायन के नाम से जानते हैं। और ड्यू टू गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन Cl बिकम्स जो है नेगेटिवली चार्ज, तो Cl क्या हो जाएगा आपका एनायन। तो इसमें ये जो Na है इसको आप क्या बोलोगे, ये जो है लॉस किया हुआ है तो इसको हम बोलते हैं केटायन, क्या बोलते हैं, केटायन। और ये जिसको हम धनायन के नाम से जानते हैं, और इसने जो है गेन किया हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनायन के नाम से जानते हैं। आ रहा समझ में? तो ये केटायन हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका, एनायन हो गया। बात समझ पा रहे हो? तो ये केटायन और दूसरा क्या है आपका, एनायन। अब यहाँ पे फिर उसी तरीके से जैसे आप जब आपने इसको देख लिया कि हमने बोला कि सो Cl इज एनायन, तो हम बोल सकते हैं द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स आर कॉल्ड जो है आयनिक या फिर क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। द इलेक्ट्रोवैलेंसी, अब देखिए बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, ये जो है आप डिफिनेशन में लिख सकते हो, द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इट्स एटम्स लॉस और गेन फ्रॉम अदर एटम्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट या डुबलेट इन हाइड्रोजन, माने हाइड्रोजन को भी यहाँ पे साथ में लेके चल रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन अपनी स्टेबिलिटी डुबलेट पे मेंटेन करती है, इस वजह से बार बार उसको लिखा हुआ है। तो दस द बैलेंसी ऑफ सोडियम इज +1 becomes its loss 1 electrons to complete its octet, and the valency of जो है क्लोरीन is -1 because it gains 1 electron to complete its octet। तो some other examples, कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे यहाँ पे आपको लिया गया है, ये आपका लिथियम फ्लोराइड है। हाँ, तो लिथियम फ्लोराइड को कैसे लिखोगे, तो सपोज दैट मान लो हम बता रहे हैं ये लिथियम है, लिथियम के आउटर मोस्टर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन भी आप देखोगे तो फ्लोरीन के भी आउटर मोस्टर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 तो 6 1 7। ये जो है लिथियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर इसको क्या कर दिया, इसके पास इसने लॉस कर दिया, और इसने क्या कर लिया हुआ है, गेन कर लिया हुआ है। तो ये जो है Li+ बना लेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा F-। हाँ, इस तरीके से बात समझ रहे हो? तो ये जो है लिथियम फ्लोराइड है, ये कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ लिथियम इज +1 और जो है क्या, Cl- इज 1। अब जो है देखिए यहाँ पे 2 टर्म आपसे पूछे जाते हैं, अभी लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था, एक होता है बैलेंसी और एक टर्म होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें बड़ा डिफरेंस है, ये दोनों एक नहीं। बैलेंसी माने कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, गेन कर रहा है, या फिर शेयर कर रहा है। बात समझ पा रहे हो? तो जितना इलेक्ट्रॉन वो लॉस किया, जितना इलेक्ट्रॉन वो गेन किया, वही उसकी क्या होगी, बैलेंसी होगी। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि किसी, अगर हम बात करें कि जैसे फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन की बैलेंसी कितनी होगी, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ, तो ये जो है आप बोल दोगे -1 या फिर 1 बोल सकते हैं। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि किसी एटम के जो लास्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी क्या कहलाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इसमें जो है आपको याद रखना है कि कभी भी बैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसे नहीं होते, वो दोनों अलग अलग। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन माने आउटर मोस्टर सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, और ये जो है कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, गेन किया, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, गेन करेगा, वही उसकी क्या कहलाएगी, बैलेंसी कहलाएगी। तो फ्लोरीन की जो है बैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आप जो है इसको बता सकते हो। तो ये चीजें फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है कैसे फॉर्मेशन होगा। हाँ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में आपको दिख रहा है MgO है। हाँ, तो मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ, इसके आउटर मोस्टर सेल में मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 2 हो जाएगा। तो इसके आउटर मोस्टर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा, लॉस कर देगा। तो लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, उस पर माने Mg2+ आ जाएगा। हाँ, तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो मैग्नीशियम की बैलेंसी 2 हो गई। तो अब यहाँ पे क्या होगा, और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्टर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ये जो है दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इसको क्या कर दिया, ये लॉस, ये इसने गेन कर लिया। हाँ, तो गेन कर लिया तो इससे क्या बना लिया, MgO।
तो यही बोला जा रहा है कि द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज +2 एंड ऑक्सीजन इज -2। तो इस तरीके से ये जो है कुछ एग्जाम्पल थे किसके, आयनिक कंपाउंड के, वो आपने देखा। अब इसके आगे देखते हैं। फिर आपसे ये बोला जा रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, माने ये हम बोल सकते हैं कि कुछ जनरल प्रॉपर्टीज बताओ किसके, आयनिक कंपाउंड को, उसको आप कैसे बताओगे, तो उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो एक्चुअल में क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में पाए जाते हैं। दे आर जनरली हार्ड एंड बर्टाइल इन नेचर, माने ये जनरली जो है क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, और जो है बर्टाइल नेचर कहने का मतलब भंगर, माने पाउडर, जैसे किसी चीज को तोड़ो तो छोटे छोटे पार्टों में बिखर जाए, भंगुरता उसको बोलते हैं, बर्टाइल नेचर बोलते हैं। तो यही आपने बोला है कि आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट एज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर जनरली जो है हार्ड एंड क्या, बर्टाइल इन नेचर। फिर आप क्या बोलोगे कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, माने इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट होती है आयनिक कंपाउंड की, वो क्या होता है, ज्यादा होती है। क्योंकि बोला जा रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑफ द आयन, माने ये जो है जनरली जो है जो इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को पकड़े होते हैं वो टाइटली उसको पैक किए रहते हैं। आ समझ में, इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, तो इस वजह से इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है। फिर आप ये बोल सकते हैं कि दे आर जनरली सॉल्युबल इन क्या, वाटर, माने ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, वाटर में आसानी से जो है क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं आयनिक कंपाउंड। आ समझ में। और कह रहे हैं कि दे आर जो है लेस सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में जैसे ये हो जाएगा आपका, एक होता है पोलर सॉल्वेंट और दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में जैसे आपका वाटर हो गया, और नॉन पोलर में जो है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, ऑयल, ये सब जो है क्या हो गए आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये कहा जा रहा है कि दे आर लेस सॉल्युबल इन नॉन पोलर, माने एक तरीके से लेस कहने का मतलब है, लेस नहीं कहो, कि ज्यादातर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक ना। तो यही कहा जा रहा है कि दे आर सॉल्युबल इन जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन एक्सेट्रा। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, माने ऐसा सॉल्यूशन जो केवल माने उसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो, उसमें सॉल्वेंट जो लिया गया हो केवल वाटर, जो सॉल्यूट घुला हो वाटर में घुला हो, तो उस टाइप का जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशंस आर जो है वेन इन मोल्टेन स्टेट्स, माने इसमें जो हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हैं या पास करा सकते हैं जब ये किस स्टेट में हो, एक्वस सॉल्यूशंस के फॉर्म में हो या फिर जो है मोल्टेन माने पिघले हुए अवस्था में हो। अगर सॉलिड में होगा, कहीं जो ऐसे NaCl कटोरे में लग के जो है उसमें करंट पास कराओगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर जो है वही NaCl का घोल बना के उसमें 2 रॉड डीप करके जो है उसके साथ वायर कनेक्ट करोगे तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो करेगी। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पे आपको बताई जा रही है। अब इसी के जो है आप हिंदी देखोगे कि माने किस तरीके से इनके बनने होते हैं। अब ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही था, और फिर ये जो है सारी चीजों का जो अभी मैंने बताया वो सबका यहाँ पे हिंदी है। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा घबराओगे नहीं, क्योंकि जो भी चीजें अभी यहाँ बताई गई है उसको एक ठीक वे में अरेंज न होने के कारण जो है ये आपको इधर उधर थोड़ा सा बिखरा हुआ दिख रहा है, ठीक ना। तो जो भी चीजें अभी मैंने आपको बताया कि माने किस तरीके से आयनिक कंपाउंड आपने पढ़ा और उसमें चीजें ये जाना, वो एक एक करके आपको बताया गया। माने इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे बनता है, कैसे लुईस स्ट्रक्चर बना, एक तरीके से जो है कैसे आप बॉन्ड बनाओगे, तो वो सारी चीजें हमने आयनिक कंपाउंड तक यहाँ पे आपको बताया। अब आगे जो है आपका जो कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना है।